नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय भेषज संहिता को अफगानिस्तान की मान्यता। ठीक है। औषधि उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा विधायी और वैज्ञानिक मानकों को भारतीय भेषज संहिता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 को द्वितीय अनुसूची के तहत भारतीय भेषज संहिता को भारत की बिक्री एवं वितरण हेतु आयातित एवं निर्मित औषधियों हेतु मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है ना। दिसंबर 2019 में इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय औद्योगिक तथा स्वास्थ्य उत्पादक नियामक विभाग ने भारतीय भेषज संहिता को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी। इसके साथ ही अफगानिस्तान भारतीय भेषज परिषद संहिता को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाले विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, इसे हमें याद रखना है अफगानिस्तान को। ठीक है। भारतीय भेषज संहिता आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मूल कार्य जो है नियमित रूप से इस क्षेत्र में प्रचलित रोगों के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के मानक को अद्यतन करना है। ठीक है। यह भारत की राष्ट्रीय फार्मूलरी को प्रकाशित कर जेनरिक दवाओं के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है। भारतीय भेषज संहिता आयोग एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1 जनवरी 2009 से पूर्ण रूप से परिचालित हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी SCO के 8 आश्चर्यों में शामिल। ठीक है। तो हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन, जिसको बोलते हैं SCO, शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, ने भारत के गुजरात राज्य में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी को SCO के 8 आश्चर्यों में शामिल करने की घोषणा की। भारत यात्रा पर आए SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरोव ने इसकी सूचना विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर को दी। 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी को भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में निर्मित किया गया है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर इस स्मारक का अनावरण किया था। यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा है, जिसे गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित साधु बेट द्वीप पर निर्मित किया गया है। इसे हमें याद रखना है किस द्वीप पे है, तो साधु बेट द्वीप पे है। ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो द्वारा किया गया है। ठीक है। प्रख्यात मूर्तिकार रामवी सुतार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। SCO के 8 आश्चर्यों में स्टैचू ऑफ यूनिटी को शामिल किए जाने से इसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति में वृद्धि होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। SCO के 8 आश्चर्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भारत में है, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ टैमगेली जो कजाकिस्तान में है, उसके बाद डैमिंग इम्पेरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स जो चीन में है, चौथे स्थान पे है लेक इसिकपुल जो किर्गिस्तान में है। नेक्स्ट है जो ग्रेट मुगल हेरिटेज एंड लाहौर जो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है जो गोल्डन रिंग सिटी जो रूस में है। नेक्स्ट है नौरोजी पैलेस जो ताजिकिस्तान में है। नेक्स्ट है जो पोई कैलोनिन कॉम्प्लेक्स जो उज़्बेकिस्तान में है। ठीक है। नेक्स्ट है बोगनविले की स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह हो गया। ठीक है। तो वर्तमान में बोगनविल जो पापुआ न्यू गिनी का एक स्वायत्त क्षेत्र या राज्य है ना। बोगनविले की खोज 1768 ईस्वी में फ्रांसीसी खोजकर्ता लुइस
एंटोइन डी बोगनविल ने की थी, जिसके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम बोगनविल कर दिया गया था। वर्ष 1976 में पापुआ न्यू गिनी की सरकार और बोगनविल के प्रतिनिधियों के मध्य हुए समझौते के तहत पापुआ न्यू गिनी के एक प्रांत के रूप में बोगनविल को सीमित स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है। 23 नवंबर से 7 दिसंबर 2019 के मध्य बोगनविल में जनमत संग्रह कराया गया। यह जनमत संग्रह बोगनविल को पूर्ण स्वतंत्रता और पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के संदर्भ में कराया गया। 11 दिसंबर 2019 को बोगनविल जनमत संग्रह आयोजन द्वारा जनमत संग्रह के परिणाम घोषित किए गए। ठीक है। परिणाम स्वरूप नागरिकों ने पूर्ण स्वतंत्रता के विकल्प को चुना। ठीक है। यह जनमत संग्रह जो है गैर बाध्यकारी है। पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के संदर्भ में अंतिम निर्णय पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रीय संसद में मतदान द्वारा लिया जाएगा, जो पापुआ न्यू गिनी की सरकार एवं स्वायत्त बोगनविल सरकार के बीच बातचीत के बाद होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019। ठीक है। वैश्विक राजनयिक सूचकांक जो है विश्व के 61 देशों, ठीक है, के दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, अस्थायी मिशनों तथा अन्य राजनीतिक केंद्रों के विश्व में फैली संजाल के अध्ययन के आधार पर तैयार किया जाता है। वैश्विक राजनयिक सूचकांक का प्रथम संस्करण जो है 2016 में जारी किया गया। ठीक है। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा 27 नवंबर 2019 को जारी किया गया। इस सूचकांक का ये तीसरा संस्करण है। ठीक है। जिसमें लिथुआनिया को पहली बार शामिल किया गया। ठीक है। चीन ने वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 यानी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में अमेरिका को पछाड़कर प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है जी। चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सर्वाधिक राजनयिक केंद्रों की स्थापना की। वर्ष 2019 में चीन 276 दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, अस्थायी मिशन तथा अन्य राजनयिक केंद्र विश्व में स्थापित किए। यह अमेरिका से 3 अधिक है। ठीक है। इस सूचकांक में तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः फ्रांस, जापान और रूस का है। भारत में इसका स्थान जो है 12वां स्थान रहा। ठीक है। यानी इस सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 12वां रहा। वर्ष 2019 तक विश्व के विभिन्न देशों में भारत के 123 दूतावास, उच्चायोग तथा 54 वाणिज्य दूतावास स्थित थे। ठीक है। वैश्विक राजनयिक सूचकांक 2019 में G20 देशों में भारत की रैंक 11वीं तथा एशियाई देशों में तीसरी रैंक थी। ठीक है। और वैसे कितना है? 12वीं है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इसको देख लेते हैं। 2019 है ना। 20 नवंबर 2019 को द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा याद किया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 का विषय जो था, इस विषय को भी याद रखना है, आतंकवाद के प्रभाव का मापन। यानी जो विषय है वो है आतंकवाद के प्रभाव का मापन, मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है। वर्ष 2019 की रिपोर्ट जो कह रहा है प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है। और वैश्विक आतंक सूचकांक में 7वां संस्करण है ये, है ना। आगे बढ़ाते हैं। यह सूचकांक जो है विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, जो विश्व की 99.7% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। यानी लगभग पूरी जनसंख्या हो ही गया। और इसमें देख लेते हैं, वर्ष 2018 में आतंकवाद घटनाओं के कारण 15,952 मौतें हुई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15% कम है। ठीक है। वर्ष 2018 में आतंकवाद के कारण हुई संपूर्ण क्षति का PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर
मूल्य $33 बिलियन रहा, जो वर्ष 2017 के स्तर की तुलना में 38% की गिरावट प्रदर्शित करता है। वर्तमान में ISIL को पीछे छोड़ते हुए तालिबान विश्व का सर्वाधिक घातक आतंकवादी समूह बन गया। ठीक है, इसे याद रखना है, तालिबान जो विश्व का सर्वाधिक आतंकवादी हो गया है ना। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में शीर्ष जो देश हैं वो है अफगानिस्तान पहले स्थान पे है, इराक दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे नाइजीरिया, चौथे स्थान पे सीरिया और पाँचवें स्थान पे पाकिस्तान, छठे स्थान पे सोमालिया। ठीक है, और भारत का स्थान है जो 7वां है, इससे हम याद रखना है भारत किस स्थान पे 7वां। यमन जो है आपका 8वां है, फिलीपींस जो है आपका 9वां स्थान पे, कांगो गणराज्य जो है 10वें स्थान पे है। अफगानिस्तान इस सूचकांक में प्रथम स्थान पे रहा। ठीक है, ये तो हमें पता है। यह आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित रहा। ठीक है, वर्ष 2003 के बाद यह प्रथम अवसर रहा जब इस इराक को आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2019 के अनुसार वर्ष 2002 से 2018 के मध्य दक्षिण एशिया आतंकवाद में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। ठीक है, भारत इस सूचकांक में 7वें स्थान पर रहा। भारत आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जो आतंकवाद जो अत्यंत गंभीर स्थिति की सूचना करता है, सूचित करता है। ठीक है, और सर्वाधिक मौत की दृष्टि से जो भारत है विश्व में 9वें स्थान पे है। ठीक है, और जबकि इस अवधि में हुए आतंकवादी हमलों की दृष्टि से भारत विश्व में तीसरे स्थान पे है। देख लीजिए क्या स्थिति है भारत का। ठीक है, तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।